जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। जब चाइना ने फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाए, दुनिया के फूड सप्लाई चेन को एक झटका महसूस हुआ, लेकिन भारत ने इसे सीख ली और अब एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक भारत ने रशिया के साथ में लगाया है और जिसके अंतर्गत वो फर्टिलाइजर प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है रशिया के साथ। ये बड़ी बात है और क्या इसको सिर्फ एक बिजनेस डील के तौर पे देखा जाना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये एग्रीकल्चरल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या भारत फाइनली अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी के सिलसिले को तोड़ने जा रहा है। और कई सारे बड़े सवाल इसी मुद्दे पर, और जिस तरह से रशिया और इंडिया मजबूत हो रहे हैं ऑयल से लेके एनर्जी और कई सारे जो सेक्टर्स हैं जिसमें साथ में मिलकर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, इन सभी सवालों को आज की चर्चा में शामिल करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अंशु जोशी। स्वागत है आपका अंशु जी, बहुत बहुत। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अंबर, आपके शो पर मुझे बुलाने के लिए। अपने सभी दर्शकों को भी मैं नमस्कार करती हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अंशु जी, चाइना ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाकर जो दुनिया है उसको एक मैसेज दे दिया, कंट्रोल सप्लाई, कंट्रोल द वर्ल्ड। क्या भारत अब उसी मॉडल को अपने तरीके से अडॉप्ट कर रहा है और वो मोनोपोली और सारी चीजों से सीख लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है? निश्चित तौर पर अंबर, हमने बीते महीनों में एक अपने फर्टिलाइजर पॉलिसी पर और हम जिस तरह से चाइना पे डिपेंडेंट हैं, कहीं ना कहीं जो हम फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करते हैं चीन से, तो जब चीन ने इन फर्टिलाइजर्स के भारत को एक्सपोर्ट्स पर कटौती की, तो इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से अचानक हमारी जिस प्रकार की खपत है, मैं अभी सारे डेटा आपके साथ शेयर करूंगी, तो इसमें इसको देखते हुए हमारी सप्लाईज बाधित हुई। और हमारी जो ये दो प्रकार की हमारे यहाँ फसलें होती हैं, रबी की और खरीफ की, तो हमारी जो मॉनसून क्रॉप्स या जो हमारी खरीफ की फसलें हैं, इस पर असर पड़ा। तो यहाँ से भारत ने सीख लेते हुए एक स्ट्रेटेजिक फर्टिलाइजर्स पॉलिसी को वैश्विक राजनीति के पटल पर कहीं ना कहीं लॉन्च किया है। अपने डोमेस्टिक यदि हम मार्केट में आकर देखें और अपने यदि ग्राउंड पर आकर के देखें, तो अपने किसानों को और आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से अपने उद्योगों को मजबूत करने की बात तो है ही, लेकिन रशिया में जिस तरह से फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की भारत शुरुआत करने जा रहा है, तो ये एक हमारी नई हम कहेंगे कि एक डायनामिक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है। क्योंकि यदि हम भारत को देखें तो कृषि प्रधान देश है, और यदि हम अपने इकोनॉमिक सर्वे को देखें तो कृषि और उससे जो जुड़े हुए उत्पाद क्षेत्र हैं, वो हमारे जीडीपी को 16% का कंट्रीब्यूशन देते हैं। और कुल हमारी जो पॉपुलेशन है, उसके 46% से भी ज्यादा जो लोग हैं, उसको कृषि और कृषि से जुड़े हुए जो उद्योग हैं, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। तो हमारे लिए कृषि का एक बहुत बड़ा महत्व है। मैंने आपको बताया 2 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी की और खरीफ की, और दोनों के ही लिए इन फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता भारत को पड़ती है। भारत पूरे विश्व का दूसरे सबसे बड़े नंबर का फर्टिलाइजर्स का उपभोग करता है, और तीसरे सबसे बड़े नंबर का उत्पादक करता भी है। मतलब हमारे यहाँ पर विश्व में यदि आप नंबर्स देखें, तो फर्टिलाइजर्स का हम तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, पर अपनी खपत की वजह से हमको फर्टिलाइजर्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यदि आप अपनी खपत को देखें, तो हर वर्ष यदि हम पिछले 2-3 साल के आंकड़ों को देखें, तो 600 से 650 लाख मेट्रिक टन की भारत की खपत है फर्टिलाइजर्स की। इसमें 2 प्रकार के फर्टिलाइजर्स हैं, एक तो डाई अमोनियम फॉस्फेट है, जिसको हम डैप या डीएपी बोलते हैं, और म्यूरिएट ऑफ पोटाश है, जिसको हम एमओपी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, 500 से 550 लाख मेट्रिक टन तो भारत खुद ही उत्पाद कर लेता है। हमारा अपना इतना हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है। अब जो ये 200 करीब 200 लाख मेट्रिक टन का आंकड़ा बचता है, ये हम इंपोर्ट करते हैं न सिर्फ चीन से, बल्कि सऊदी अरेबिया, रशिया, मोरक्को और ओमान जैसे देशों से हर वर्ष। और अब इसमें चीन का एक बड़ा रोल है। चीन एक बड़ी मात्रा में हमको जो ये फर्टिलाइजर्स हैं, ये प्रोवाइड कराता था, और कम दो यहाँ
इंपॉर्टेंट बातें हैं कि एक तो फर्टिलाइजर्स दे रहा है और कम कीमतों में फर्टिलाइजर्स दे रहा है। तो बीते दिनों हमने देखा कि चीन ने न सिर्फ अपनी जो भेजे जाने वाली क्वांटिटी है उसमें कटौती करी, जैसे 22 लाख टन डीएपी आता है हमारे पास और 18.65 टन जो है वो यूरिया आता है। तो इसमें लगभग लगभग 9 लाख टन की हमने गिरावट देखी। इतना कर्व कर दिया चाइना ने, हमें भेजना बंद कर दिया, इतना माइनस हो गया और इसमें प्राइसेस बढ़ गए। तो फिर निश्चित तौर पर चीन ने अपने अलग रीजंस दिए कि भाई उसकी अपनी डोमेस्टिक खपत है, उसके अपने डोमेस्टिक रीजंस हैं एटसेट्रा। लेकिन हमारे ऊपर इसका सीधा सीधा असर पड़ा और लगातार जिस तरह से कृषि में भारत में वृद्धि हो रही है, तो उसको देखते हुए हमारा जो फर्टिलाइजर्स का बजट है और खपत है वो बढ़ती जा रही है। हमारी बीती जो हमारा जो बजट था वो 1.68 लाख करोड़ का बजट था फर्टिलाइजर्स के लिए, उसको बढ़ा करके अब 1.92 लाख करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। तो इसके बावजूद हमने देखा कि जब चीन ने हमको ये सप्लाईज में देरी की रोक दिया, हालांकि अभी जब एससीओ समिट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने शिरकत की, फिर चाइनीज डेलीगेशन भी भारत आया हुआ था, तो इसमें इस बात को प्रमुखता से किया गया कि चीन फिर पहले की तरह फर्टिलाइजर्स हमको प्रोवाइड कराएगा। लेकिन भारत ने बहुत बढ़िया तरह से इससे सबक सीखा और अपनी जो पॉलिसी है, अपनी जो फर्टिलाइजर्स को लेकर के पॉलिसी है, उसको भारत ने एक डाइवर्सिफाई किया। तो इसमें एक तो किस तरह से हमारे जो अलग अलग भारत में ही मेजर हमारे जो फर्टिलाइजर्स के प्लांट्स है जो बंद पड़े हुए हैं, तो ऐसे 5 महत्वपूर्ण बड़े बड़े प्लांट है। एक रामागुंडम में है, एक गोरखपुर में, एक सिंदरी, एक बरौनी और एक ताइचर में। तो इन सभी को भारत ने जॉइंट वेंचर कंपनीज के माध्यम से फिर से जो है अपनी ये फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को कई फोल्ड बढ़ाने के लिए इनको रिवाइव किया है। फिर अपने जो इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है और ऐसे इस प्रकार की संस्थाएं, इस प्रकार की कंपनीज जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स को बढ़ाए, इसको भी भारत ने सब्सिडीज के माध्यम से और अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से प्रमोट किया है। इसके अलावा जब हम इंटरनेशनल सोर्सिंग पर अब जाते हैं, तो भारत ने रशिया जैसे देश पर रिलाय करते हुए इस प्रकार के प्रयास शुरू किए हैं कि कैसे ओवरसीज इन्वेस्ट करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी, और जॉइंट वेंचर्स जो है फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो एस्टेब्लिश करें। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये जो पहला कदम है हम रशिया में बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हमारे प्लान्स है कि हम मोरक्को और जॉर्डन में भी इसी प्रकार के नए फर्टिलाइजर्स प्लांट जो हैं वो जॉइंट वेंचर्स इन देशों की सरकारों के साथ इनको एस्टेब्लिश करेंगे, ताकि हमारे जो फर्टिलाइजर्स के सप्लाई हैं वो स्टीडी रहे, विदाउट एनी डिसरप्शंस रहे, ताकि हमारी कृषि और फिर कृषि पर जो डिपेंडेंट है हमारी खाद्य सुरक्षा, उस पर किसी प्रकार का असर ना पड़े। तो अंशु जी, फर्टिलाइजर जो डिपेंडेंसी है उस पर हम काफी सालों से जो है वल्नरेबल रहे हैं। अब रशिया के साथ जो ये प्रोजेक्ट भारत कर रहा है, क्या हम सेल्फ रिलायंट बन पाएंगे और जो हमारी डिपेंडेंसी रही है उसको हम थोड़ा कम कर पाएंगे? निश्चित तौर पर अंबर, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको आंकड़े बताए, भारत पूरे विश्व में यदि आप देखें तो फर्टिलाइजर्स का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। लेकिन हम इस बात को समझें कि हम खपत की दृष्टि से दूसरे सबसे बड़े प्रयोगकर्ता देश हैं फर्टिलाइजर्स के। तो यही कारण है कि अपने देश में बहुत अच्छा खासा डोमेस्टिक प्रोडक्शन होने के बावजूद हमको जो है दूसरे देशों से इंपोर्ट्स करना पड़ता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब अपनी एक स्ट्रेटेजिक फर्टिलाइजर्स पॉलिसी को, एक डायनामिक पॉलिसी को लाते हुए एक टू प्रोंग्ड अप्रोच हमने की है कि पहला हम अपने डोमेस्टिक फ्रंट पर फर्टिलाइजर्स के R&D को, फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग को किस प्रकार से बढ़ावा दें, और दूसरा हमने ये प्रयास किया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिन प्लेयर्स के साथ हम जुड़े हुए हैं उसको अपनी एक इंटरनेशनल सोर्सिंग को डाइवर्सिफाई कैसे करें, न सिर्फ इंपोर्ट्स की दृष्टि से बल्कि जॉइंट वेंचर्स की दृष्टि से भी और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की दृष्टि से भी। अब यदि मैं आपको डोमेस्टिक फ्रंट पे ले आऊं तो जो मैंने आपको बिंदु गिनाए, उसके अलावा आप देखिए कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो अलग अलग अपने पीएसयूज हैं, जैसे कि हमारा इफ्को है, हमारा क्रिबको है, ये तमाम जो हैं ये हमारे कृषि एक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण हमारे पीएसयूज हैं और इनके माध्यम से किस तरह से हम फर्टिलाइजर्स की
के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और उत्पाद को हम बढ़ावा दे सकते हैं, ताकि हम धीरे धीरे करके सेल्फ रिलायंट बनते जाएं और जो ये हम जो स्पेसिफिक इंपोर्ट्स अभी चीन जैसे देशों से ले रहे हैं, कम से कम हम उनको कम कर सके। इसके लिए हम जो है दूसरे देशों के साथ अब एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, जुलाई 2025 में हमने सऊदी अरब के साथ में 3.1 मिलियन टन्स डीएपी मंगाने के लिए हमने एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। और इसी तरह हमने मोरक्को के साथ, हमने जॉर्डन के साथ, रशिया के साथ और कनाडा के साथ इस तरह के जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें हम दोनों डीएपी और पोटाश मंगा सकें, इसको लेकर के हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। और नए इंपोर्ट पार्टनर्स भी हम ढूंढ रहे हैं। तो चीन से सबक लेते हुए जो हमारे पुराने ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं, उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि इजिप्ट जैसे देश के साथ, नाइजीरिया जैसे देश के साथ, ट्यूनीशिया जैसे देश के साथ, अमेरिका जैसे देश के साथ, हालांकि यहाँ थोड़ा सा एक्सक्लेमेशन मार्क है, लेकिन मतलब इस प्रकार के ट्रेड को लेकर के तो मुझे नहीं लगता कि वहां से कोई दिक्कत होगी। तो हम ये नए पार्टनर्स भी जो हैं वो ढूंढ रहे हैं, लगातार उनके साथ हम बात कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम निवेश कर रहे हैं, कैसे रशिया, मोरक्को और जॉर्डन जैसे देशों में हम जॉइंट वेंचर्स को स्थापित करके और इसके माध्यम से हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, ताकि हमारा एक जो आत्मनिर्भरता है वो फर्टिलाइजर्स के क्षेत्र में भी हो सके। और अंबर, एक और बहुत महत्वपूर्ण जो हमारी फर्टिलाइजर्स पॉलिसी, जुलाई अगस्त में मैंने इस प्रकार की खबरें पढ़ी थी, प्रेस रिलीजेस पढ़े थे, जिसमें ये बड़ा मुझे अनोखा भी लगा था ये बिंदु। फिर लगा कि सही बात है भाई, जिस प्रकार का हम देश है, जिस तरह से 2 प्रकार की फसलें अपने यहाँ होती हैं, और विशेषकर जब हमारी जब गेहूं की रबी की फसल जब आती है, तब तो फर्टिलाइजर्स की डिमांड और बढ़ जाती है। तो क्यों ये एक पॉलिसी जो है ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अब एक महत्वपूर्ण, कहीं ना कहीं मैं कहूं कारक तत्व के रूप में सामने लाई गई है। तो इसके तहत हमने क्या क्या किया है, एक और महत्वपूर्ण हमने डायमेंशन जोड़ा है कि हम किस तरह से ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स को अपने यहाँ पर बढ़ावा दें, हम ही इसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें, इस पर रिसर्च करें और आगे लेकर के जाएं। तो जैसे नैनो फर्टिलाइजर्स हैं, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, ये कन्वेंशनल फर्टिलाइजर से कहीं ज्यादा क्या बोलूं, लाभकारी होते हैं, एफिशिएंट होते हैं। तो इसके बारे में भी अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या R&D इस प्रकार की एजेंसीज हैं, या क्रिबको है या हमारा इफ्को है, इनको न सिर्फ अवेयर कर रही है हमारी सरकार, एक महा फर्टिलाइजर अभियान के तहत कैंपेन चला करके कैसे नैनो फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि कम फर्टिलाइजर्स की खपत में हमारी ज्यादा से ज्यादा कृषि का जो है को लाभ हम पहुंचा सके, इस पे काम हो रहा है। फिर आप देखिए, नीम कोटेड यूरिया को लेकर के भी एक बड़ा काम हो रहा है, ताकि नाइट्रोजन रिलीज जो है वो एक धीमी उससे गति से हो सके। इससे क्या होता है, फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी बढ़ती है और एक ओवरऑल जो कंजम्पशन है उसमें कमी आती है। तो कम मात्रा में फर्टिलाइजर ज्यादा भूमि के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। फिर हम बायो फर्टिलाइजर्स पर एक बड़ा काम कर रहे हैं। तो पीएम प्रणाम योजना जो है वो भारत सरकार ने शुरू की है, और इसके माध्यम से एक मार्केट असिस्टेंस पॉलिसी के तहत कोशिश की जा रही है कि कैसे अलग अलग स्टेट्स में ये तमाम जो एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस या मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनको इंसेंटिवाइज करके और केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह हम धीरे धीरे करके बायो और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उनका इस्तेमाल बढ़ा सके। तो ये तो अंबर वैसे भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है इस दृष्टि से कि हम जो एक फर्टिलाइजर्स, जो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स हैं, इनमें उगाई हुई जब हम फसलों को खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है। तो बायो या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हमेशा वो सारे लाभकारी तत्व फसलों को प्रदान करते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, लेकिन कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स की तरह जो ये बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनसे ये जो फसलें हैं, इनके जो गुणकारी तत्व हैं वो नष्ट नहीं होते, वो इंटैक्ट रहते हैं और हमारे लिए वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छी होती है वो फसलें। तो इसीलिए बायो फर्टिलाइजर्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और एक बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन हो। तो इसके लिए कृषकों को जो सॉइल हेल्थ कार्ड हमारी सरकार प्रोवाइड कराती है, उसके माध्यम से
किस मिट्टी में, किस धरती में, किस फसल के लिए कितना और किस प्रकार का फर्टिलाइजर चाहिए, उसके लिए भी भारत सरकार सहायता कर रही है हमारे कृषकों को, ताकि अंधाधुंध फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, जहां नहीं आवश्यकता है वहां इस्तेमाल, इसको रोकते हुए कहीं ना कहीं कंजम्पशन में भी कमी हो। और दूसरी तरफ हम जो है कहीं ना कहीं ये फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जिस खबर से हमने शुरुआत की थी, हम दूसरे देशों के साथ ये ज्वाइंट वेंचर्स में जिस प्रकार से जुड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर धीरे धीरे करके अंबर, एकदम से तो हम इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ये फर्टिलाइजर्स का सेक्टर है, इसमें भी हम धीरे धीरे सेल्फ रिलायंट जरूर हो जाएंगे। यशु जी, अगर हम बात करते हैं भारत और रशिया की, वैसे तो आरआईसी की बात होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, आरआईसी से ज्यादा आरआई मजबूती से काम कर रहा है, और जो कॉर्पोरेशन है वो चाहे डिफेंस की बात करें, एनर्जी की बात करें, फर्टिलाइजर्स हो, या फिर ह्यूमन रिसोर्स, जिस तरह से रशिया भारत से ला रहा है, लगातार जो कॉर्पोरेशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये जो पूरा एक शिफ्ट देख रहे हैं, शिफ्ट तो क्या ही कहेंगे, लेकिन और ज्यादा हम कहेंगे कि नजदीकियां बढ़ रही हैं, इसको एक गेम चेंजर या जियो इकोनॉमिक्स में एक गेम चेंजर बोल सकते हैं, खासतौर से ये वाले प्रोजेक्ट को भी अगर हम ध्यान में रखें तो? निश्चित तौर पर अंबर, हमने बीते कुछ महीनों में वैश्विक राजनीति में कितनी उथल पुथल देखी। दो युद्ध तो चल ही रहे थे, फिर हमने देखा कि किस तरह से ट्रंप ने अचानक भारत के प्रति जो एक अपना रुख था, उसमें एकदम यू टर्न ले लिया, और जिस तरह के स्टेटमेंट्स हमारे देश के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए आने लगे, विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा कि कैसे लगातार उल जलूल स्टेटमेंट्स आए, किस तरह के फॉल्स क्लेम्स उन्होंने किए, जिसका लगातार खंडन भारत सरकार ने किया। इससे और चिढ़कर हमने देखा कि कैसे हमारे ऊपर टेरिफ्स इम्पोज कर दिए गए, सैंक्शंस लगाने की बात ट्रंप लगातार करते चले आ रहे हैं, और दोनों देशों के बीच के रिश्ते हमने खराब होते हुए देखे। ये यदि हम ट्रेड रिलेशंस की दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छी दिशा में दोनों देशों के जो ये रिश्ते थे ये चले जा रहे थे, एक ट्रेड सरप्लस था हमारे लिए। तो ये निश्चित तौर पर यहाँ जब एक इम्पैक्ट आता हुआ हमने देखा, तो कहीं ना कहीं अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करना, मजबूत रखना बहुत आवश्यक था। और आज मैं इस एक बिंदु को बहुत दृढ़ता पूर्वक अपने सभी दर्शकों के साथ साझा करना चाहती हूँ कि आज हम जिस स्थिति में खड़े हैं, किसी प्रकार का कोई पैनिक या किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति कि बहुत इन्फ्लेशन के रेट्स अचानक से बढ़े हों, या अचानक से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की कोई स्थिति हमारे देश में उत्पन्न हुई हो, या कोई हाहाकार मचने की स्थिति बनी हो, ऐसा कुछ भी हमारे देश में नहीं हुआ। तो अपने देश की यदि हम वित्त मंत्री को देखें, प्रधानमंत्री को देखें, और जिस तरह की पॉलिसी हमने अपनाई, एक सटल रहते हुए हमने जवाब दिया एक तरह से, तो उसमें रशिया जैसे देश की साझेदारी हमारे बहुत काम आई अंबर। तो रशिया वो देश है, जब सोवियत रूस था तब से हमने देखा है कि किस तरह से लगातार, चाहे अपना डिफेंस एंड सिक्योरिटी का एरिया हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हम देखें, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की दृष्टि से हम देखें, पीपल टू पीपल कनेक्ट्स की दृष्टि से देखें, कल्चरल कनेक्ट्स की दृष्टि से हम देखें, तो अंबर पूरा आप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से देखते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद से हम जब अपनी फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं, जिस तरह से रशिया एक सुदृढ़ सहयोगी के रूप में हमारे साथ खड़ा रहा है, तो उसको देखते हुए निश्चित तौर पर न सिर्फ भारत और रूस के बीच के जो संबंध हैं वो अब एक और नया अध्याय खोलते हुए मित्रता का दिखाई पड़ते हैं, जैसे अब जो ये फर्टिलाइजर्स प्लांट की बात हो रही है। इसके अलावा आप देखिए कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी दोनों ही देश किस प्रकार से एकजुट होकर के अलग अलग जो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, या जो हमारे एसडीजीज हैं, उनको कंट्रीब्यूट करने की बात जिस तरह से कर रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये कि जब भी चीन और भारत के बायलैटरल्स को हम देखते हैं, मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि रशिया जैसे देश के बीच में होने की वजह से हम जानते हैं कि चीन जिस तरह की हरकतें हमारे साथ कर सकता था, क्योंकि चीन पर हम विश्वास कभी नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, हम अभी की जिस प्रकार की स्थितियां हैं
उसमें अपनी विदेश नीति को गतिशील बनाए रखते हुए, डायनामिक बनाए रखते हुए अभी की स्थितियों के हिसाब से हम डिसीजंस ले रहे हैं, और चीन भी वही कर रहा है। क्योंकि अभी आपने बीते दिनों में चीन और अमेरिका के बीच में क्या हो रहा है, किस तरह से ट्रंप ने 100% एडिशनल टैरिफ्स थोप दिए चीन पर, चीन ने अपने क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई कर्ब कर दिया यूएस को। अभी इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि जो ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट होने जा रहा है, इसमें ट्रंप की मुलाकात शी के साथ होने की संभावना है। इसमें हालांकि हमारे प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं। आसियान की भी इस बार होस्टिंग मलेशिया कर रहा है, और ये लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आसियान समिट भी है जिसमें हमारे विदेश मंत्री शिरकत करने जा रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से चीजें लगातार बदल रही हैं, और इन बदलती स्थितियों में यदि मैं कुछ बिल्कुल स्टेबल देखती हूं तो वो भारत और रूस के बीच की पार्टनरशिप है। तो एक इस प्रकार की जब अब हम खबरें देखते हैं कि चीन के वजह से जो ये हमारी फर्टिलाइजर्स के क्षेत्र में जो एक हमारा पूरा मोमेंटम बना हुआ था, उसमें हमने एक डिसरप्शन आते हुए देखा। वहां से हमने सीख लेते हुए जब अपनी ये 2 pronged और 3 pronged नई पॉलिसी को हमने अपनाते हुए हम आगे बढ़े, तो हमने देखिए रूस की तरफ देखा, और रूस ने भी हमारा बखूबी साथ दिया है। तो बिल्कुल एक गेम चेंजर के तौर पर, विशेषकर जो ये फर्टिलाइजर्स प्लांट की बात हम कर रहे हैं, तो मैं इसको देखती हूँ जी। लेकिन अगर हम अंशु जी ये बात करें कि जिस तरह से चाइना ने जो पूरा, हम एक्सपोर्ट कब की बात कर रहे थे, वो पूरा ग्लोबल मार्केट को उन्होंने शॉक किया, तो क्या भारत और रशिया का जो ये स्टेप है, ये चाइना प्रूफिंग स्ट्रेटजी इसको कह सकते हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल एक बाइलेटरल स्टेप है जिसमें अपने पूरे ओवरऑल ये एक फर्टिलाइजर्स पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करते हुए भारत ने ये कदम उठाया कि कैसे एक स्टीडी सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर्स को सिक्योर करने के लिए जो मेरे ऑलरेडी प्लेयर्स हैं जिनके साथ में मैं इंगेज्ड हूँ, उनके साथ में मैं और कैसे ब्रॉडन करूं अपने रिलेशनशिप को फर्टिलाइजर्स की दृष्टि से। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि कैसे रशिया में ये अब ये फर्टिलाइजर्स प्लांट की बात आ रही है, और मैंने आपको बताया कि मोरक्को और जॉर्डन में भी इसी प्रकार के जॉइंट वेंचर्स की बात भारत के साथ है। हम जल्द ही इस प्रकार की मुझे लगता है सुखद सूचनाओं को भी देखेंगे, और निश्चित तौर पर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाकर डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली नए प्लेयर्स को तलाश करके, पुराने प्लेयर्स के साथ नए तरीके से आगे बढ़ के, आखिरकार को क्या होगा अंबर, आखिरकार को होगा ये कि हम जो हमारे फर्टिलाइजर्स की खपत के अनुसार हमें जो आवश्यकता है, हम उसकी पूर्ति कर पाएंगे। हो सकता है सरप्लस में भी चले जाएं। तो जब ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर चीन पर जो एक डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे करके कम होती जाएगी, और वो कम करना भी आवश्यक है। तो इस दृष्टि से जो अभी ये रूस और भारत के बीच का जॉइंट वेंचर है, ये मुझे काफी इफेक्टिव दिखाई पड़ता है। हालांकि अब ये देखना रोचक होगा, क्योंकि हम यदि रूस को देखें तो उधर यूक्रेन के साथ अभी युद्ध में इन्वॉल्व है, तो हालांकि इसका मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। फिर भी कई बार वैश्विक राजनीति के पटल पर हमें नहीं पता कब क्या हो जाए, तो हमें विद लाइक क्या बोलना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि आगे किस तरह से, किस स्केल पर, किस पेस पर ये पूरा प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है। पर निश्चित तौर पर चीन पर जो हमारा अभी एक हमारी डिपेंडेंसी थी, इसको मिनिमल करना, तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी पॉलिसी और ये जो पूरा हम इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स और जॉइंट वेंचर्स लेकर के आगे बढ़े हैं, उसका उद्देश्य तो यही है। और एक अपना इससे हमारा पूरा सिस्टम भी मॉडर्नाइज होगा, और मैन्युफैक्चरिंग के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, सप्लाई चेन को भी रेजिलिएंट बनाते हुए हम जैसे ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम की बात कर रहे हैं, और एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से भी रूस के साथ जो अब हम इंगेज हुए हैं इस जॉइंट वेंचर के माध्यम से, तो एक हमारा अपना जो फर्टिलाइजर्स क्या बोलना चाहिए, जो पूरा हमारा सेक्टर है और हमारा जो ये मैकेनिज्म है इसको लेकर के, ये मुझे लगता है कि काफी एफिशिएंट होगा। तो ये कह सकते हैं कि चाइना की एक्सपोर्ट कंट्रोल के बाद जो भारत ने इसको डाइवर्सिफाई करने का मतलब जो कदम उठाया है रशिया और भारत के साथ में मिलकर, उसके बाद क्या हम टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स में रेडी हैं? और अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स की भी बात करें, वो भी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, और इसको लेकर के मैंने कुछ इस प्रकार की खबरें भी पढ़ी थी कि किस तरह से अपने जो हमारी जो
इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस या हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो हमारे फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हिस्सा हैं, उनको कैसे इंसेंटिवाइज करके, उनको कैसे एम्पावर करके एक पूरा, चाहे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो या हमारा जो पूरा ये सप्लाई चेन है, उसको हम कैसे और बेटर बना सकते हैं। तो इसको लेकर के भारत सरकार ने, आप चाहे सब्सिडाइज्ड चीजों को करने की दृष्टि से देखें या इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज चीजों को बेटर बनाने की दृष्टि से देखें या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने की दृष्टि से देखें, तो एक पूरा मैकेनिज्म इस प्रकार का बनाना जारी है, इस पर काम चल रहा है, जो ट्रांसपेरेंट हो, जो एफिशिएंट हो, जो एक कॉम्प्रहेंसिव हो। और जैसे कि मैं भी आपसे बात करी थी इसको लेकर के, जो ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम की बात है, इसको प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना भी कहा जाता है। तो इसमें यह है कि जो हमारे सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स हैं, जो हम फिर वितरित करते हैं अपने देश के कृषकों को, तो ये पूरा हम कैसे एक इसको सिंगल भारत ब्रांड के साथ में फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और एक स्टैंडर्डाइजेशन हो सके। तो हमने पूरा जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर किया, हमने जो लिया, हमने जो मंगाया, उसको हम क्वालिटी की दृष्टि से, क्वांटिटी की दृष्टि से उसको हम स्टैंडर्डाइज करके और कैसे हम एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ हम इसको सब जगह तक, अपने भारत के कोने कोने तक पहुंचा सकें। इसमें एक हमारी जो हाईली एडवांस टेक्नोलॉजीज है, जिनको लेकर के हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी प्रमोट किया जा रहा है। और फिर इसको लेकर के इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम्स की बात है, तो ये जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम है, ये एक IFMS जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने इसको डिजिटलाइज करने की बात की। तो ये क्या है कि मोबाइल के माध्यम से एक रियल ट्रैकिंग हमको उपलब्ध है फर्टिलाइजर सप्लाई की, डिस्ट्रीब्यूशन की, कैसे, कहाँ, मतलब कहाँ बन के कहाँ से आया है, और उसकी रिटेलिंग को लेकर के, ताकि जो उपभोक्ता है उस तक वो सहजता से पहुंच भी सके, वो पूरा एक पूरे रूट को ट्रैक कर सके, डेट्स को ट्रैक कर सके, क्वालिटी को ट्रैक कर सके। और इससे पूरा जो मैकेनिज्म है R&D या मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के कृषकों तक, तो इसमें पारदर्शिता को बढ़ाना और इससे एक स्टॉक्स अवेलेबिलिटी को भी, और कितना डिमांड है, कितनी हमारी सप्लाई है, कहीं क्या शॉर्टफॉल हो रहा है, उसको हम कैसे तुरंत पूरा कर सकते हैं। तो ये तमाम इससे फिर चैलेंजेस दूर होते हुए एक बहुत एफिशिएंटली हम अपने यहाँ के पूरे मैकेनिज्म को डेवलप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जी, कृषकों को लेकर ही मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी कि इस पूरे उसमें हम जो देखते हैं कि कहीं न कहीं जो फर्टिलाइज़र्स के प्राइसेज़ हैं, वो यूरिया शॉर्टेज, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली जो हमारे फार्मर्स हैं, उनको अफ़ेक्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट के बाद हम ग्राउंड रिलीफ़ आते हुए देख पाएँगे, मतलब ये आप कह रही हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारी ओवरऑल फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में भी हमने बीते सालों में एक बड़ी ग्रोथ देखी है, फिर हमने देखा है कि किस तरह से भारत सरकार ने फोकस्ड रिफॉर्म्स किए हैं इस एक फर्टिलाइजर्स के क्षेत्र में। और मैंने आपको नंबर भी बताया कि एक, अगर हम 2023-24 के डेटा को देखें, तो हमारा हाईएस्ट एवर डोमेस्टिक यूरिया प्रोडक्शन हुआ है। तो जब हम यदि देखें कि जितनी खपत है, उसके अनुरूप हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते जा रहे हैं। दुनिया के हम तीसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं फर्टिलाइजर्स के, और इसमें आप यदि देखें तो पब्लिक सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 17 से 18% टोटल फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन में। कोऑपरेटिव सेक्टर 25% के करीब प्रोडक्शन में जो है कंट्रीब्यूट करता है। प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है लगभग 58%। तो ये जो आंकड़े हैं, इसको जब हम देखते हैं, जिस तरह से हम अपने डोमेस्टिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को लगातार आगे लेकर के जा रहे हैं, फिर रशिया जैसे देशों के साथ, जो हमारे बहुत ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं, उनके साथ जॉइंट वेंचर्स करके हम लगातार जो ये फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, फिर हम नैनो फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन को, बायो फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन को भी बढ़ाने पर जिस तरह से लगातार काम करें, लगातार जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, सब्सिडाइज कर रहे हैं, तो इन सबका फायदा अंबर आखिरकार को किसको मिल रहा है? इन सबका फायदा लगातार हमारे कृषकों को ही मिल रहा है। तो जब हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, जब हम ये इंश्योर करते हैं कि जितनी डिमांड है कृषकों को उसकी हम सप्लाई कर पाए, निर्बाध रूप से हम फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करा पाए, तो निश्चित तौर पर चाहे आप प्राइजेस की दृष्टि से देखें, क्वांटिटी की दृष्टि से देखें, क्वालिटी की दृष्टि से देखें, इसका जो फायदा है वो हमारे कृषकों को ही जाकर के मिलता है। और कृषकों को
सीधे सीधे जो है वैज्ञानिकों से या इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन से या सरकारी विभागों से भी जोड़ा गया है, जिसमें डिजिटली वो कनेक्ट होकर के अपनी क्वेरीज हैं, या यदि जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरा मोबाइल एफएमएस सिस्टम है, इसके जरिए ट्रैकिंग करना, ये सब कर सकते हैं। मृदा कार्ड जो है, सॉइल कार्ड्स जो है हमारे कृषकों को दिए जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे गेम चेंजिंग मैं कहूंगी कि इनिशिएटिव्स हैं जो भारत सरकार ने बीते कुछ वर्षों में लॉन्च किए हैं, जिसके माध्यम से आखिरकार को भारत के जो कृषक हैं उनको फायदा होते हुए हम देख सकते हैं। पूरी काफी इंटरेस्टिंग आपने अपडेट्स यहाँ पर दिए और किस तरह से हम ऑन ग्राउंड हम बदलाव होते हुए देखेंगे इन सारे इनिशिएटिव्स का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंशु जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अंबर, दर्शकों को धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय।